वो कितनी अमल में आ सकती हैं, कितनी हकीकत बन सकती हैं। पिछले जो बजट है वो उसमें क्या रहा है हाल, और जो बजट घोषणा है वो कितना क्योंकि अब मुख्य रूप से लगभग 1.5 साल बचे हैं सरकार के लिए, तो 2.5 साल में वो हो भी पाएंगी, या फिर ये भी एक तरह से अमृत काल का बजट है जो जो कि पेश किया गया है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा। हमारे साथ इस चर्चा में है बाबूलाल गुप्ता जी, राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के अध्यक्ष। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जानी मानी हस्ती हैं आप। और साथ हैं अरुण अग्रवाल जी, जो कि 40 के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साथ साथ आप राजस्थान चैम्बर के सचिव और प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अशोक शारदा जी IMA के राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। और साथ हैं चिरंजन डॉक्टर DP चरानिया जी, जो कि बिजली के बहुत अच्छे जानकार हैं, और आप पूर्व चीफ इंजीनियर रह चुके हैं राजस्थान हमारे यहाँ राजस्थान में। साथ साथ हमारे साथ जतिन हरजाई हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और जाने माने GST एक्सपर्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आऊंगा बाबूलाल जी। बजट में कृषि को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। कृषि बजट ही पूरा आ गया, पहली बार हुआ है कृषि बजट आ गया, और कृषि बजट में एक लगभग मुख्यमंत्री ने लगभग आधा घंटे से अधिक का समय लिया। क्या कहेंगे आप सर? आपने बहुत, मैं देख रहा था बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे। क्या 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 बताएंगे सर बजट ओवरऑल? आपका फर्स्ट कमेंट मैं चाहूंगा कि फर्स्ट कमेंट आप दें अपना 1 मिनट में। सभी लोग अपना 1 मिनट में फर्स्ट एक मिनट में कमेंट दें, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबूलाल जी। देखिए, जो कृषि बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, ये अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और उस कृषि प्रधान प्रदेश के लिए अलग अलग से कृषि का बजट करना, मैं कृषकों का स्वाभिमान है, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और इसलिए मैं कहूँगा कि कृषि बजट देना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही एक अग्रिम जो रूपरेखा स्थापित की जाती है किसान की बेबूदी के लिए, वो इसमें परिलक्षित है। बाबूलाल जी, ओवरऑल आपको पूर्ण बजट देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? ड्रीम बजट है, बहुत अच्छा बजट है, या फिर सिर्फ घोषणाएं हैं? क्या कहेंगे संक्षेप में? देखिए, अगर हम पूर्ण बजट की बात करें तो एक ऐसा बजट पेश किया गया है जो मेरे ख्याल से आज तक पेश नहीं किया गया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, चाहे वो मान लीजिए औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, या फिर जो अन्य जो छोटी बड़ी ऊंची जाति के लिए, शिक्षकों के लिए, जी बिल्कुल के लिए, जी, सभी जी के सभी लिए। लोगों के लिए कुछ ना कुछ बजट में रहा है। रामपाल जी, कृषि बजट पहली बार आ गया, कब तो आप खुश होंगे कृषि बजट आ गया, किसानों के लिए सौगातों पर पूरी सौगातों की बौछार हो गई, कि अभी भी आप नाराज हैं? संक्षेप में 1 मिनट में। स्वतंत्र जी, तक से बजट आया, ये तो हमने सदा इसका स्वागत किया है, इसको अच्छा कदम बताया है। लेकिन इससे जो अपेक्षाएं थी कि किसान को उसके उपजों के दाम मिलेंगे, गांव में उद्योग लगेंगे और गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ये दोनों काम नहीं हुए। तो हम जो नारा देते हैं ऋण मुक्ति और पूरे दाम, दोनों पूरे नहीं हुए। इसलिए हमारी अपेक्षा के अनुकूल ये बजट चलत का बजट है। इसको ये नहीं कह सकते कि लीक से हटकर है। हमने कहा लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत, हम तो उस श्रेणी में इस बजट को चाहते थे, उस श्रेणी में बजट नहीं। आपका मतलब है मुख्यमंत्री ना शायर है, ना सूर है, ना सपूत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि शायर, सिंह और सपूत, ये तीनों लीक से हटकर चलते हैं। आप क्या कहेंगे बजट को प्रथम दृष्टि में आपकी नजर में कैसा रहा बजट? देखिए स्वतंत्र जी, आज का जो बजट ऐतिहासिक बजट था। सबसे पहले तो आज प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि बजट को अलग से दिए हैं। जो कृषि हमारे अन्नदाता किसान है, उनके लिए जो अलग बजट पेश किए, वो वास्तव में तारीफ है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, संक्षेप में आपने कहा, तो संक्षेप में जो कृषि, जो गांव में कृषि का आज तक भूमि रूपांतरण का सूट लिया जाता था, वो इसमें इंडस्ट्री कन्वर्सन में पूरी तरह हटा दिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। इससे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, इन्होंने टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा जो दिया है, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी, इसको आज उन्होंने पूरा किया। क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोविड के कारण हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं, उनमें काफी ज्यादा सेक्टर टू सेक्टर काम हुआ।
और उसमें हमारी मांग थी। उनके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि इसमें जो लेवी और टैक्स लगेगा वो इंडस्ट्रियल रेट पे लगेगा, ना कि और इनके। तो ये वास्तव में स्वागत जो कदम है। इसके अलावा एमएसएमई के क्षेत्र में, बिजली विभाग में, रिको में उन्होंने 10% की जगह 5% जो टैक्स कर दिया। डीएलसी रेट को 5% बढ़ाने का किया है। हमारे सर्विस चार्ज जो रिको में लिया जाता है उसको भी 10 से 5% किया। सबसे बड़ी बात वैट एमनेस्टी स्कीम जो उन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी, अक्टूबर तक थी, 1 महीना एक्सटेंड करके उसको नवंबर तक किया गया था, लेकिन अभी भी काफी केस पेंडिंग थे। उसको हमारे टैक्स एक्सपर्ट हरजाई साहब भी ज्यादा अच्छा से बताएंगे। तो उसको भी उन्होंने वैट 2022 लाके इस बजट में निश्चित रूप से ये स्वागत योग कदम है। बिल्कुल, हमारे साथ चरानिया जी हैं। चरानिया जी रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन की स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा हो चुकी है। चरानिया जी बिजली के बारे में आपसे बात करेंगे बाद में, पहले आप बताओ, आप तो खुश हैं, आप पेंशन स्कीम मिल गई पुरानी? नहीं, वो जो 2004 में के बाद में जो हुए थे एम्प्लॉय, उनके लिए नई स्कीम थी, तो उनकी मांग थी कि ये पुराने में ही उनको दिया जावे। उनको पैसा तो खूब कटता था और उतना फायदा नहीं था। और ये और भी स्टेट के अंदर है, और लोगों ने, जैसे यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, उन लोगों ने कई ने अनाउंस कर दिया, तो इनको भी अनाउंस करना था, आगे साल चुनाव होने हैं। तो अच्छा, तो पुरानी पेंशन स्कीम क्या सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा? कितना बोझ बढ़ेगा? सरकार पे बोझ तो किसी चीज का नहीं पड़ता है, बोझ पड़ता है जनता के ऊपर। अच्छा, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता, सही बात है। हमारे साथ एक और आईएमए के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके ऊपर काफी बोझ पड़ रहा है, काफी नाराज दिखते रहे पिछले दिनों, काफी बोझ चिरंजीवी योजना का बोझ उठा रहे हैं। अब चिरंजीवी योजना की जो सीमा है 5 लाख से 10 लाख कर दी गई, कितना बोझ बढ़ा आपके ऊपर, घटा? शारदा जी, घटा सो शारदा जी? मेरे पूर्व वक्ता ने आपको कहा कि जो भी बोझ पड़ता है वो जनता पर ही पड़ता है, सरकार अपने पास से इस बोझ को नहीं सहन करती है, ये सारे करदाताओं पर ही बोझ आता है। हम घोषणाएं कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, उसका लाभ जनता को मिलता है और भरपाई करदाता को करनी पड़ती है, बिल्कुल तथ्य है। हमें जो सबसे खुशी की बात है कि हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो मांग थी कि सरकारी अस्पतालों को बिल्कुल इलाज जो मुफ्त पहले व्यवस्था थी उस तरह का किया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें माना है, और सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और इंडोर को बिल्कुल फ्री कर दिया है। जो चिरंजीवी योजना में उनके पैसे कटते थे वो अब मेरे ख्याल में जितना मैं आकलन कर पाया हूं वो वहां पर फ्री सेवाएं मिलेगी, वो एक अच्छा कदम है। और चिरंजीवी की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करिए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि गरीब की थाली में 2 के बजाय 4 रोटी तो कर दी है, परंतु उस रोटी के साथ में दाल भी, सब्जी भी, अचार भी, मसाला भी, सलाद भी दिया है नहीं दिया, वो इसको जब हम खुलासा करेंगे तब पता लगेगा कि इनके पैकेजेस के रेट्स को उन्होंने किस प्रकार से बदला है या नहीं बदला है। और दवाओं को और जांचों की जो एक सीमा तय कर दी थी, उससे गुणवत्तापूर्ण औषधि और गुणवत्तापूर्ण सर्जरी, गुणवत्तापूर्ण या वरिष्ठ सर्जन, वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा देखा जाना एक चिरंजीवी के मरीज के लिए संभव नहीं था। कहीं वो सुविधा उसे मिली है नहीं मिली है, पूरी थाली को देखने से पता लगेगा। जतिन हरजाई जी हैं, प्रोफेशनल है, टैक्स एक्सपर्ट है। जतिन जी, सब लोग बोल रहे हैं, हमारे पैनल लोग एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जो भी बोझ पड़ता है वो करदाताओं पे पड़ता है। आप सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती, तो करों के मामले में भी बजट में काफी घोषणाएं हुई हैं, एमनेस्टी को लेकर घोषणाएं हुई हैं। तो ओवरऑल जो कर की घोषणा है वो तो तुरंत लागू हो जाना चाहिए, उसमें तो कोई आगा पीछे होता नहीं है कि सरकार को जमीन खरीदने हैं या आपको इम्प्लीमेंट करना है, योजना बनानी है। तो उसमें तो आपको लगता है किस तरह का रहा बजट और कितनी जल्दी लागू हो जाएंगी योजनाएं? देखिए, एज अ मैटर ऑफ माई लॉन्ग स्टैंड, मैंने कभी भी बजट को बहुत अच्छा, बहुत खराब, अच्छा बुरा नहीं कहा। हर कोई जो भी बजट बनाता है अपनी तरफ से अच्छा बनाने के ही प्रयास करता है। कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ एमनेस्टी, यहाँ तक एमनेस्टी के लिए स्पेसिफिकली पूछा, एमनेस्टी का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी हो चुका है और वो प्रभावी इमीडिएटली हो जाएगा। तो उसमें डेडलाइंस भी दी गई हैं, जो कि पहला फेज उसका समाप्त हो रहा है 30 जून को। जो मेन एमनेस्टी जो सारे कॉमर्शियल टैक्सेस की है अदर देन स्टैंप एंड मोटर व्हीकल वगैरह, तो पहला उसका 3 फेजेस में है, जून, जुलाई और अगस्त, जिसमें कि अलग अलग रिलीफ्स हैं। मैंने लास्ट ईयर भी आपके चैनल के ऊपर जब एमनेस्टी 2020 आया था तो मैंने इसको बहुत स्पेसिफिकली, मुझे याद है, मैंने कहा था इट्स अ ड्रीम एमनेस्टी, और इस बार मैं उसको बोलूंगा ये उससे एक स्टेप आगे चली गई है। यानी कि इससे बेहतर मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि इससे बेहतर कोई एमनेस्टी स्कीम आ सकती है। कुछ तो परसेंटेज में रिलैक्सेशन ज्यादा है जो पिछली बार थी, तो उसको आइडेंटिफाई कराने की मुझे जरूरत नहीं है। 5-5, 10-10% टैक्स में जितना पहले रिबेट था उससे ज्यादा रिबेट है। एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमनेस्टी स्कीम की है कि राजस्थान में जितने भी लोग वैट लॉज में डिमांड जिनके बनी हुई थी, उसमें से ज्यादातर जो केसेस बने हुए थे वो आईटीसी मिसमैच की डिमांड के थे।
आईटीसी मिसमैच की डिमांड को इंटरप्रिटेशन की डिमांड के इक्वलेंट रख के वहां पर अब ये सौगात दे दी गई है, जो कि बजट स्पीच में नहीं था, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन जाके देखेंगे वहां उसमें वो दिखेगा। तो मैं ये कहूंगा कि एमनेस्टी स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आईटीसी की मिसमैच की डिमांड भी है तो भी आप उसमें जाके एमनेस्टी में जो पिछली बार 50% का छूट था उसकी जगह 40% है इस बार, यानी कि छूट नहीं, टैक्स देना है आपको। यानी कि अगर आप 40% टैक्स का दे रहे हो तो 60% का टैक्स और पूरा ब्याज और पूरी पेनल्टी माफ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ साथ में एक और जो चीज एमनेस्टी में मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मेरे खुद के पास ऐसे कई केसेस हैं कि हमने डिपार्टमेंट को कोई डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने होते थे, वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किए, अभी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स इधर हुआ उधर हुआ और बाय व्हाटसोएवर रीजन वो चीज उनको कॉपी नहीं मिल पा रही, बट आई एम हैविंग एक्नॉलेजमेंट, मेरे पास उसकी प्राप्ति है, रसीद है कि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं फॉर्म। क्योंकि पहले जमाने में मैनुअल फॉर्म होते थे, मैं दोबारा तो ला नहीं सकता, बाद में तो ऑनलाइन आ गया तो मैं दोबारा भी प्रिंट आउट निकाल के दे दूं। लेकिन पुराने जो मेरे फॉर्म्स आ रहे हैं, जो अब मैं फिजिकल फॉर्म मैंने सबमिट किए हुए हैं, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसको नहीं मानते थे, वो कहते हैं आप हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं। और इनके इनफैक्ट पिछले अगर मैं 2-3 महीनों में बात करूं तो रिकवरी की भी कार्रवाई इनकी हो रही थी। तो ऐसे केसेस के लिए यहां पर एमनेस्टी में साफ तौर पर लिखा गया कि अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई सबूत है, प्राप्ति रसीद है, या फिर आपके पास अदरवाइज भी कोई प्रूफ है कि आपका इंटरेस्टेड गुड्स का मूवमेंट था, सिर्फ हवा में नहीं हो बात, अगर आपके पास प्रूफ भी है यानी कि जीआर रिसीट वगैरह भी है, तो भी आपकी डिमांड पूरी की पूरी माफ कर दी जाएगी। प्लीज माइंड, पूरी की पूरी माफ। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एमनेस्टी का मैं आपको यहां पर बताता हूं कि देखिए ये सरकार के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसी चीजें थी जो डीलर्स कई ऐसे हैं मिल ही नहीं रहे, कोई मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी नहीं, तो वो डिमांड सरकारी रिकॉर्ड्स में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब आपने मुझे कहा पूरी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, देखिए क्या किसी भी घोषणा का पूरा होना कुल मिला के पैसे से लिंक्ड है कि उतना पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर चाहें तो एक बड़ा छोटा सा मैं फैक्टर आपको देता हूं, उससे आप ये चीज क्लिक कर सकते हैं। पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो पिछले साल का 2,25,000 करोड़ था और इस बार 2,38,000 करोड़ है। तो हमें ऐसा कुछ आशातीश परिवर्तन उसमें नहीं दिख रहा कि भाई बहुत ज्यादा सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी हो जिसमें कि फंड्स मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा नॉमिनल सा इंक्रीज दिख रहा है वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये हम मान सकते हैं कि पिछले साल जो कोविड मैनेजमेंट में खर्चे हुए होंगे, हो सकता है वो इस बार खर्चे कंपैरेटिवली कम होंगे, तो वो सरकार के पास सरप्लस भी रहेगा। एंड गहलोत साहब की जो मैं पहले बहुत तारीफ की थी मैंने पिछले कार्यकाल में कि वो फिस्कल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखते हैं, हालांकि पिछले 2 सालों का मैं कहूंगा तो वो फिस्कल मैनेजमेंट है। इस साल के बजट में मुझे फिस्कल मैनेजमेंट वापस से प्रॉपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो वापस से कम हो रहा है। पिछली बार 36,000 करोड़ का डेफिसिट था रेवेन्यू डेफिसिट, जो वापस से इस बार 23,000 करोड़ के करीब आ गया है। तो इस मामले में सराहना करने योग्य। जी बाबूलाल जी, आप क्या कहेंगे सर ओवरऑल? अब तो विस्तार से समझाएं हमें कि क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। जतिन जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी घोषणाएं हुई हैं, फिस्कल डेफिसिट पे भी काफी कुछ कंट्रोल किया गया है, बजट की घोषणाएं हैं, तो रेवेन्यू साइड में जो बजट बढ़ाया गया है और प्रैक्टिकल दिख रहा है उनको। जतिन जी कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल है बजट, कम से कम रेवेन्यू साइड को आप देखें तो। फिर बजट की घोषणाओं पे लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको भी मन में सवाल है कि जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी? आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल है क्या? देखिए, मैंने तो जो पूर्व बजट में भी मेरी तो करीब 80% जो भी मांगे थी वो पूरी हो गई हैं। और अब भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अभी मैंने मांगे रखी थी, देखिए पहली मांग मैंने रखी थी कि सरसों की खेती बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए, तो संरक्षित मिशन जो आ गया है वो इन सब खेतियों को संरक्षा देगा। तो ये एक बहुत बड़ी मांग हमारी पूरी हुई है। इसके बाद में मैंने कहा था कि वही जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उन प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो पुरानी यूनिट्स हैं उनको भी आप संवर्धित कीजिए। तो उसके लिए भी बजट में अभी प्रावधान कर दिए गए हैं कि जितने भी आटा मिले हैं, दाल मिले हैं, तेल मिले हैं, मसाला उद्योग हैं, जिनिंग फैक्ट्रियां हैं और जो पुरानी है, और उनको या तो वेयर हाउसिंग चाहिए या फिर उनको चाहिए नई मशीनें। तो उन सब के लिए जो सब्सिडी नई मशीनों को मिलेगी वही सब्सिडी वैसे की वैसे ही वो जो सारे इंसेंटिव्स हैं वो उन सबको मिलेंगे। तो ये प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर हम करें कि सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो छोटे छोटे हमारे खेत हैं उनकी तरफ सिंचाई नहीं हो पाती थी, तो उसके कारण से तो मैंने ये कहा था कि भाई आप ऐसी खेती की ओर आकर्षण करवाओ इनका कि जिससे कम वर्षा में भी खेती हो सके, और वो सबसे बढ़िया खेती है सरसों की खेती। इसी प्रकार मैंने मसाले के लिए कहा था, तो मसाले के लिए अलग से एक क्षेत्र
कायम कर दिया गया है। एक लाख कितने करोड़ एक लाख कितने हेक्टेयर, जिसमें खाले मसालों को उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसी के साथ में ये भी कहा गया है कि जितने भी मसालों का उत्पादन होगा, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, उनके लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। मेरी बराबर मांग थी कि धनिया अगर पैदा हो रामगंज मंडी में, तो रामगंज मंडी के आसपास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए। मेरी डिमांड थी कि नागौर के पास में जीरा पैदा होता है, मेड़ता में होता है, तो इसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए नागौर के आसपास, जोधपुर के आसपास ये औद्योगिक क्षेत्र का संचरण होना चाहिए। इसी प्रकार मेरी डिमांड थी कि इसबगोल हमारे यहाँ तो पैदा होती है और जैसा प्रोसेसिंग होती है जाकर के गुजरात में, तो इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगाई जाए। तो सांचौर आदि और जालोर के पास में इसके व्यवस्थाएं उद्योगों की कर दी गई। बाबूलाल जी, ये जो आप योजना बता रहे हैं, इनको लागू होने में आपको लगता है कब तक लागू हो जाएंगे? लागू होना तो देखिए एक प्रक्रिया है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब तक लागू हो जाएंगी, पर मेरी ये आशा है कि ये शीघ्र शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और इसमें आपने सरसों प्रदेश की भी घोषणा मांग की थी, आपने आड़त कम करने की मांग की थी, ये सब में कुछ प्रगति है? कम करने की नहीं, आड़त बढ़ाने की मांग की थी। हाँ, आड़त बढ़ाने की, माफ करिए, आड़त बढ़ाने की मांग की थी, वो इसमें नहीं आया है। परंतु इसके अलावा हमें ये दे दिया गया है कि जैसे जो एमनेस्टी स्कीम की अभी बात हो रही थी, तो सभी तरह की एमनेस्टी स्कीम आई है। वेट में भी आई है, तो कृषि विपणन में भी आई है। अगर हमारी कोई ब्याज माफी है, कोई शुल्क देर से जमा हुआ है, या कोई पैसा देना बाकी है, या ऐसी योजना भी आ गई है कि जो इन्होंने भूभाग हमको दे दिए थे, भूखंड दे दिए थे, दुकानें नहीं बना पाए, तो उनको करने के लिए भी वो आगे अभी डेट बढ़ा दी गई है, और बिगर ब्याज और बिगर शास्त्री के बढ़ाई गई है। इसके अलावा जितनी भी जो मंडी में जो व्यवस्थाएं होंगी, उन सब मंडी की व्यवस्थाओं के लिए भी उन्होंने कुछ यूजर चार्ज लगाया है, ताकि जो मंडी की व्यवस्थाएं हैं वो संपूर्ण पूरी तरीके से चलती रहे। तो ये सभी बहुत ही अच्छी बात है। मैं न तो मंडी टैक्स को इसमें अभी वर्णित किया गया है और न आड़त को वर्णित किया गया है। जी, मंडी टैक्स भी अभी 5% या 6% नहीं किया गया? नहीं, मंडी टैक्स तो इस समय 1.60 है। नहीं, आप जो फल सब्जी मंडी वाले आड़त होती है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। वो आड़त है उनकी, वो आड़त का इसमें इसका विवेचन नहीं आया है। मैंने बताया ना, अभी आड़त का विवेचन इसमें नहीं है। आड़त का विवेचन नहीं है। जी, फिलहाल चलते हैं, वक्त है ब्रेक का लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे साथ जो अलग क्षेत्र के कारोबारी और हमारे साथ प्रोफेशनल हैं उनसे, कि बजट में उनकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं। कुछ घोषणाएं तो हमने बात की हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, कितनी अधूरी रह गई। कहीं मत जाइए, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बजट में कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बजट में जो बजट आया है, आपकी जो उम्मीदें थी कितनी पूरी हुई? कौन सी बड़ी घोषणाएं आपको लगता है इंडस्ट्री को लेकर, एमएसएमई को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं हुई, कितनी पूरी हुई, कितनी दिख रही है पूरी होती हुई? देखिए, इसमें 60% हमारी जो मांग थी उसमें पूरी हुई है। एमएसएमई को लेकर जो 3 वर्ष की छूट थी उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है, एमएसएमई लोग क्या छूट थी? एमएसएमई को 3 साल तक जो नए इंडस्ट्री आएंगे उनको कोई सी तरह का लाइसेंस, कोई एक्ट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता था। वो 3 साल को बढ़ाकर आज मुख्यमंत्री ने बजट में 2 साल और बढ़ाकर 5 साल तक की छूट दे दी। ऑडिट से भी छूट दे गई? ऑडिट से भी छूट है, हर तरह से छूट है। तो 3 साल को बढ़ाकर 5 साल किया है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। दूसरा, उन्होंने एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लाया था, उसमें कुछ लिटिगेशन आ गए थे, कुछ बैंक से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बजट में क्लियर कर दिया कि जितने डीआईसी सेंटर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और पहले 25 लाख तक की लिमिट थी, उसको घटाकर उन्होंने 10 लाख कर दिया, और 8% से बढ़ाकर 9% इसको एमएनबीआई पे कर दिया, और 90 दिन की स्कीम ला दी। तो इस तरह ये स्वागत है। तीसरा, इन्होंने 32 औद्योगिक नए क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की, ये भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा हमारे देने की मांग थी, वो मांग तो उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन उसमें डीएलसी की दरों को उन्होंने समान पे ले आया कि जो कॉमर्शियल प्लॉट है वो इंडस्ट्री का रेट ही उसमें डीएलसी लगेगी। और जो नए अलॉटमेंट हो रहे थे, अभी ई ऑक्शन हो रहे थे, रिको थे दुनिया भर के, उसको भी उन्होंने कर दिया कि जो वेयर हाउस के ऑक्शन होंगे प्लॉट, वो जो उसको भी वो इंडस्ट्रियल रेट पर दी जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये मांग थी, जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें 6 लाख 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के एमओयू साइन हो चुके हैं, उसके अलावा तो हमारी ये मांग मुख्यमंत्री के जो कर सलाहकार संघ की मीटिंग में भी बोल के आए थे कि जो आप पेट की आस को छोड़ के गोद वालों को बचाओ। तो ये जो इंडस्ट्री अभी लगी हुई है, उसको भी उद्योग और इंडस्ट्री, वेयर हाउस और
गोडाउनों को इंडस्ट्री का दर्जा दो। वो एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संक्षेप में जानेंगे कि बजट को कितना नंबर देना चाहेंगे हमारे कारोबारी, कितना उम्मीदें पूरी हुई हैं और कितनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग को काफी उनके हाथ लग रहा है खाली है, कुछ लोगों को लग रहा है कि उनका पूरा ग्लास भर गया है। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बजट में कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं और लैंड यूज चेंज को भी परमिशन दिया जाए, जिससे जैसे दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट अभी हाल ही में पिछले साल इन्होंने परमिशन दिया था, जिससे क्या इंडस्ट्रियल एरिया शहर के बीच में आ गए, इससे पोल्यूशन काफी हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह पोल्यूशन की समस्या है उसी को तर्ज पे लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सर्विस इंडस्ट्री गोडाउन वेयर हाउस को अलाउ किया और इंडस्ट्री का दर्जा दिया। वही हम मुख्यमंत्री से मांग करके आए थे कर सलाहकार संघ में कि इंडस्ट्री वेयर हाउस को यहाँ भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे पोल्यूशन कमी होगी। और दूसरी बात, जो इंडस्ट्रिया वेयर हाउस चलते हैं वो भी इंडस्ट्री के ही काम आते हैं। किसी को 100 किलो सामान चाहिए, फैक्ट्री चलाता है तो 100 किलो सामान खरीदने के लिए तो दिल्ली नहीं जाएगा या कहीं बाजार में नहीं जाएगा, उसको वहीं वेयर हाउस से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, वो अपना फैक्ट्री में प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के मार्फत, पत्रिका टीवी के मार्फत ये पुनः बात आज उठाना चाहूंगा, हमारी मांग कि वेयर हाउस गोडाउन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जी दर्जा मिल गया है ना। जनरल जो बातें की उन्होंने बहुत अच्छी की है कि चिरंजीवी राशि को, जो बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो था उसकी तर्ज पर RIS राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाया। इसमें निश्चित रूप से राजस्थान में अरुण जी, आप लोगों की मांग थी यूडी टैक्स कम करने की। यूडी टैक्स खत्म, मतलब यूडी टैक्स निगम नहीं वसूले, नगर निगम टैक्स खत्म, उसके बारे में भी उन्होंने इस बजट में कुछ नहीं बोला। हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी मिलकर आए थे और मुख्यमंत्री के सामने ही मांग रखे थे कि ये UDH वाले अननेसेसरी रिको एरिया में आके इंटरफेरेंस करते हैं, जबकि वहां रिको पानी, सड़क, बिजली सब रिको करता है व्यवस्था, नाली, लेकिन और उसके बदले में हम सर्विस चार्ज देते हैं। तो सर्विस चार्ज को उन्होंने 10% से घटा के 5% किया है। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा था कि UDH का डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि एक सेक्टर से एक ही एजेंसी लेवी टैक्स कुछ भी ले सकती है। यहाँ UDH वाले प्राइवेट एजेंसी स्टोरियों को देकर और जबरदस्ती का 10.3% कमीशन देकर और ये इंटरफेरेंस करते हैं, नापाजोगी करते हैं और जबरदस्ती का नोटिस देते हैं। इसका भी मैं विरोध दर्ज करता हूँ कि ये भी होना। हमारे साथ जगदीश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। सोमानी जी, आपका स्वागत है। जगदीश सोमानी जी जाने माने उद्योगपति हैं, राजस्थान के विश्वकर्मा इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपकी प्रथम प्रतिक्रिया सोमानी जी क्या है, किस तरह का रहा बजट, क्या सबसे बड़ी घोषणा आपकी नजर में है? देखिए, हमने बजट में एक रखा था कि वेयर हाउस को उद्योगों का दर्जा मिलना चाहिए। उस पे हम जब वो पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया, हम पिछले 8 साल से मांग उठा रहे हैं कि वेयर हाउस को उद्योगों का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने यूडी टैक्स के लिए भी बोला था कि यूडी टैक्स के नोटिस, फायर एंड सेस के नोटिस मिल रहे हैं, उसको निरस्त करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। तो कुछ ऐसी होना चाहिए कि जो ऑलरेडी हमारे पास नोटिस निकल गए हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे मैं कहता हूं वो कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो, तो अगर वो रिको ले ही रही है तो फिर उसके अंदर वो नोटिस निरस्त होने चाहिए थे। उसके लिए भी कोई MNST लाते कि जो पुराने नोटिस निकले हुए हैं, जो 2007 से 2010 के बीच के हैं, वो खत्म होने चाहिए, तो उसमें भी MNST लाई जा सकती थी। तो वो काम नहीं हुए और ओवरऑल रिको की MNST स्कीम इन्होंने दी है, स्टैंप ड्यूटी पे दी है। स्टैंप ड्यूटी पे हमने मांगा था पार्टनरशिप के ऊपर, जो इसकी पार्टनरशिप पे ड्यूटी माफ होनी चाहिए। लेकिन और इसके अलावा एक स्वागत योग्य कदम ये है कि JBVNL पे जो VCR भरी हुई है, कम से कम हजारों से ऊपर केस है, जो VCR पेंडिंग्स थी उसके लिए सरकार ने MNST करी है। इसमें सरकार की जो मंशा मुझे समझ में आई, हमें समझ में आई कि सरकार ये चाहती है कि विकास हो, MNST के माध्यम से जो लीगल है वो खत्म हुए और उससे इनकम भी हो। आज खुद मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में ये बात बोली है कि हमारे को तकरीबन काफी सारे हमको इनकम मिली है उससे, और काफी सारे उद्योगपति बैठ MNST जो लाभान्वित हुए हैं और अभी और होंगे। तो ये एक तरह से हुआ है। हमने एक इसके अंदर
हमारी एक मांग थी कि ईएसआई पीएफ के लिए आज कोई भी जितने भी ईएसआई के हॉस्पिटल है वो कोई क्रमोन्नत नहीं है। हर गांव क्षेत्र में ईएसआई लग रही है, लाखों रुपए की ईएसआई पूरे राजस्थान से जा रही है, करोड़ों रुपए की। आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर क्रमोन्नत करके वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, एम्बुलेंस चाहिए थी। तो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के रख रखाव के लिए बजट तो जरूर दिया है कि 150 करोड़ रुपए उस पे देंगे और 100 करोड़ भिवाड़ी पे देंगे, लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल्स को क्रमोन्नत करके जो मजदूरों को तुरंत इलाज मिलना चाहिए उसके लिए उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक खास बात यह कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 1000 से ऊपर व्यापारी लाभान्वित हुए, क्योंकि करोड़ों रुपए के लोग ने कोविड में लोन लिए थे इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, वो पेंडिंग थे और हमारी बहुत पुरजोर मांग थी। उन्होंने उसको माना है कि अब वो वापस से उसको हजारों व्यापारियों की जो है वापस से वो अप्लाई करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जो घोषणाओं का अंबार है ये धरती पे कैसे उतरेगा, ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिस्टम के ऊपर। तो सोमानी जी सवाल उठाते हुए काफी कुछ उन्होंने कहा कि उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें तो पूरी बताया अरुण जी ने, लेकिन सोमानी जी का कहना है कि बहुत उन्हें अपेक्षा थी और अपेक्षाएं काफी कम पूरी हुई हैं। डॉक्टर शारदा, ईएसआई हॉस्पिटल का ये जो मुद्दा है ये चिरंजीवी में कवर नहीं होता क्या? आप लोगों के अस्पताल ईएसआई में कवर नहीं होते प्राइवेट वाले? ईएसआई के जो अस्पताल हैं वो चिरंजीवी के अलावा सीजीएचएस रेट से गवर्न होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से आते हैं। और आपने बिल्कुल सही विषय उठाया कि जो छोटे कस्बे हैं जहां पर ईएसआई काफी सारी मात्रा में कई इंडस्ट्रीज है वहां पर ईएसआई अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी सीजीएचएस के जो रेट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं उन पर भी एक रिव्यू आवश्यक था। तो ईएसआई अस्पतालों का क्रमोन्नत करना वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि इससे आम मजदूर को, आम जो कर्मी है उसको बहुत बड़ी मदद मिलती है और एक बहुत बड़ी सहायता है। तो ईएसआई अस्पतालों को अच्छा क्रमोन्नत करके अच्छा बनाना, वहां की एम्बुलेंस सेवाएं बढ़ाना और इनको बनाया जाना बहुत उचित मांग है। इसके साथ ही जो उन्होंने अभी 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेजेस की घोषणा की वो एक स्वागत योग्य कदम है। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 5 नए विभाग की घोषणा की है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे कोटा में उन्होंने जेके लोन को एक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया है, मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट को, स्वागत योग्य कदम है। और प्राइवेट सेक्टर को जो चिरंजीवी योजनाओं में इनको अपलिफ्ट करके पैकेजेस बढ़ाने थे, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इनके पैकेजेस की दर काफी कम थी। तो हमारी पुरजोर मांग थी कि हमारे जो रनिंग एक्सपेंडिचर है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है और वहां पर अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करना, अच्छे नर्सिंग स्टाफ को हायर करना और अच्छी वहां पर सेवाएं देना, ये सब में खर्चा लगता है। उसके लिए पैकेजेस की दर आपके द्वारा सुझाई गई वो कम थी, वो हमने निवेदन किया है। अब पूरा इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आएगा तो पता लगेगा कि कुछ पैकेज बढ़े हैं क्या। उसके साथ ही इन्होंने एक्सीडेंट के लिए जो 5 लाख के बीमे की योजना दी है वो बहुत अति स्वागत योग्य कदम है। और इसी के साथ उन्होंने एक नया डेंटल कॉलेज जोधपुर में दिया है, वो भी एक बढ़िया बात रही है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र नए खोले जाएंगे, ये वास्तव में हमारी गांव की जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको उन्नत करेगा। मेरा निवेदन इसमें इतना सा रहेगा कि हम केंद्र जरूर खोल दें, वहां पे उपकरण जरूर आ जाएंगे, परंतु वहां की मैन पावर को आप जरूर से इंश्योर करिए कि मैन पावर का डिप्लॉयमेंट हमारी सरकार में नहीं हो पाता है। सामान सब जल्दी से खरीद दिए जाते हैं, बिल्डिंग सब जल्दी से बन जाती है, परंतु मैन पावर जो हमने पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से मांग के रखी थी कि हमें पदों की भर्ती जरूर करनी चाहिए वहां पर। और उन्होंने 50 जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे उनको पीएससी में डेवलप करने का वादा किया है, बहुत अच्छी बात है। नवलगढ़ में उन्होंने जिला अस्पताल बताया है। एक कैंसर की डायग्नोस्टिक वैन, ये एक यूनिक कदम है जो राजस्थान में होगा कि कैंसर की जो वैन आएगी डायग्नोसिस के लिए, गांव गांव और ढाणी ढाणी जाएगी और वहां रोगियों की तुरंत जांच करके और कैंसर के जो जल्द डायग्नोस करने की जो तकनीक है उसको इम्प्लीमेंट करके और अर्ली स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस करेगी। इससे हमारी सर्वाइवल रेट बढ़ेगी। कॉस्ट ज्यादा होती है डॉक्टर शारदा, जो कैंसर की डायग्नोस्टिक वैन बनेगी, आप बता रहे हैं कि बहुत अलग चीज है, हिंदुस्तान में पहले कभी है और नहीं हो जाएगी, अमल में आ जाएगी? अभी बिल्कुल अमल में आएगी और एक बहुत अच्छी योजना है। और इसमें अब लोगों में जागरूकता काफी है, क्योंकि जो सामान्य जो डायग्नोसिस के मेथड हैं वो वहां पर रखे जाएंगे जिनसे स्क्रीन करके केसेस को लाया जाएगा और बाकी सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग बड़े इंस्टीट्यूट में हो जाएगी।
और इसी के साथ में उन्होंने RUHS के अंदर जो डेंटल कॉलेजेस के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है, और जो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है उसमें भी उन्होंने 50 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। इसके साथ ही हमने उनको जो मांग की थी कि जो निजी अस्पताल होते हैं वो रिहायशी क्षेत्र में खोले जाते हैं, तो जिस प्रकार से आपने एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए सरल योजना बनाई है और उनको एक इंडस्ट्रीज को सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, उसी प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों को भी खोलने के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन, उन हॉस्पिटल को एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह देखा जाना चाहिए और उनके साथ ही उनके भी सरलीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी हमें 26 से अधिक लाइसेंस लेने पड़ते हैं एक अस्पताल खोलने के लिए, और आप जानते हैं हर लाइसेंस पर 4 इंस्पेक्टर और उनके अधिकारी और उनका विभाग, और कैसे इस प्रकार से काम होता है, बहुत ही मुश्किल कार्य एक प्रोफेशनल के लिए अस्पताल चलाना। इसी के साथ ही जो हमारी लैंड यूज है, हमें बार बार ये दुहाई दी जाती है कि रिहायशी क्षेत्र में नर्सिंग होम चला रहे हैं, रिहायशी क्षेत्र में अस्पताल चला रहे हैं। हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको बिल्कुल लीगलाइज किया जाए, व्यक्ति जहां रहेगा वहीं पर उसको चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, वो जंगल में ना जाने वाला ना इलाज कराने। तो इसलिए ये नारा ही गलत है कि रिहायशी क्षेत्र में अस्पताल चल रहे, रिहायशी क्षेत्र में नर्सिंग होम चल रहे। ये आदमी के जीवन की महती आवश्यकता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ बेसिक राइट ऑफ गेटिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज एट इज डोर स्टेप। तो उसके दरवाजे के पास में उसको हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए 24 घंटा। उसके लिए छोटे नर्सिंग होम, छोटे अस्पताल, इन सबका स्थापित होना बहुत जरूरी है, और इनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त रखा जाए ताकि यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं महंगी नहीं हो। 60 से 70% चिकित्सा सुविधाएं छोटे अस्पताल कैटर करते हैं, जो सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको कंधा से कंधा मिलाकर सरकार के साथ पूरा कर रहे हैं, पर इन पर लाइसेंसों का, इन पर नियमों का, इन पर तरह तरह के रजिस्ट्रेशन का इतना भार है कि वास्तव में इनको सुविधा देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ये हमारा निवेदन फिर भी रहेगा कि ये जो इनकी सरलीकरण की प्रक्रिया, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन छोटे अस्पतालों का, मैं फिर दोहराता हूं आपको, और रिहायशी क्षेत्र में हमें संस्थानिक क्षेत्र के रूप में हमें मान्यता मिले कि वहां पर व्यक्तियों को हम अच्छी सुविधाएं दे सके। चिरंजीवी दुर्घटना योजना की बात की आपने, ये चिरंजीवी दुर्घटना योजना, ये चिरंजीवी योजना है उसी का भाग है या अलग से कोई योजना आई है, और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं लोग? नहीं, चिरंजीवी जो, आप माफ करें, चिरंजीवी योजना से क्या कहना चाह रहे हैं? चिरंजीवी दुर्घटना योजना, हाँ, उसमें क्या था कि चिरंजीवी दुर्घटना योजना में इन्होंने जो नया प्रोविजन दिया है कि यदि दुर्घटना की वजह से कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है और उसके पास अपना कार्ड भी नहीं है और कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो भी उसको चिरंजीवी के तहत वहां पर अस्पताल में अगर है तो सुविधा मिल जाए। एक और अच्छी चीज उसमें जोड़ी है कि माननीय जिलाधीश महोदय भी उसको अलाउ कर सकते हैं यदि व्यक्ति के पास कार्ड नहीं है। तो कई बार एक्सीडेंट के समय ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, न उसके परिजन होते हैं, कोई राहगीर उसको उठाकर लाते हैं, पुलिस उठाकर लाती है, और हम लोग मानवता के नाते उसका इलाज करते हैं, इमरजेंसी केयर देते हैं, सारा सब कुछ देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये अगर सुविधा मिलती है चिरंजीवी में रजिस्टर्ड अस्पतालों में तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। एक उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का जो घोषणा की है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, और उससे हमारा जो गोल्डन पीरियड है मरीज को बचाने का, एक्सीडेंट सीन से और अस्पताल तक जाने की जितनी कम डिस्टेंस होगी और वहां पर जाते ही तुरंत फैसिलिटी मिल जाएगी, सर्जरी की, ऑर्थोपेडिक्स की, न्यूरो सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी, तो एक उसका जो बचने की जो दर है मरीज की वो बढ़ जाएगी हमारी, और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात हो। तो आपका कहना है कि जो लोग भी चिरंजीवी योजना के वर्तमान धारक हैं उन सबको चिरंजीवी दुर्घटना योजना का लाभ स्वतः मिल जाएगा? स्वतः मिल जाएगा जी। जतिन जी, डॉक्टर शारदा जी बोल रहे हैं कि बजट में घोषणाएं हुई हैं और उसमें अमल में आपको लग रहा है कि संदेह है, और उन्होंने कुछ और भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको लग रहा है कि किस तरह की जो घोषणाएं हैं वो उसमें आपको लग रहा है कि अमल में आने में दिक्कत आएगी कुछ? मुझे बजट के नंबर्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि फाइनेंस या पैसे की कमी की वजह से शायद कोई पूरी नहीं हो पाई योजना, क्योंकि बजट के टोटल नंबर को मैंने बहुत ज्यादा एक्सीड होता हुआ नहीं देखा। वो सिचुएशन तब आती है जब मैंने पहले लेस से मैंने पिछले साल जो काम किया था वो 100 रुपए का था और अब मैं कह दूं कि मैं 200 रुपए का काम करूंगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो ये वाली बात हो सकती थी, जबकि बहुत माइनर सा तकरीबन 10% के आसपास का इंक्रीज जो मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी वेरी रीजनेबल वन। तो जहां तक मुझे लगता है फंड्स का अगर किसी चीज में एलोकेशन किया है तो उतना फंड्स मिल पाएगा, अगर वो एलोकेशन ही कम है तो वो एक अलग चीज हो सकती है। तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। बाकी मुझे लगता है कि फंड्स का ऐसा कोई कहां से आएगा ये कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत मुझे इस बजट में दिखाई नहीं। और आपकी नजर में जो बड़ी घोषणाएं हैं इस बजट में उद्योग को लेकर, एमनेस्टी दो स्टाम्प की एमनेस्टी है, आपकी बिजली पर एमनेस्टी है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मोटे तौर के ऊपर सारी एमनेस्टीज का सार मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। सरकार ये चाहती है कि पुराने जितने भी या तो झगड़े हैं, डिमांड्स हैं, किसी भी तरीके की, उनको पीछे छोड़ दिया जाए, आगे नए सिरे से चला जाए और सबको सबसे कम से कम अभी जो कैश क्रंच है सरकार का वो भी खत्म हो, सरकार के पास भी पैसा आए, पुराने झगड़े खत्म। आप देखना शुरू करो तो जो हमारी पहले वैट और रिलेटेड जो कमर्शियल टैक्सेस की एमनेस्टी थी, उसकी जगह नई एमनेस्टी आ गई है 2022 की। आपने नोटिस किया हो तो पहले जो जिन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं था, यानी वैट में थे, उन लोगों के लिए कोई एमनेस्टी नहीं थी पिछली बार, उन लोगों के लिए एक अलग से एमनेस्टी आई है। स्टैंप की एमनेस्टी अलग से आई है, मोटर व्हीकल की एमनेस्टी अलग से आई है, तो और जो कृषि विपणन की मंडी फीस की एमनेस्टी आई है, इंटरेस्ट की जो एमनेस्टी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप देखेंगे स्टेट एक्साइज की एमनेस्टी, तो हर चीज में एमनेस्टी की आया हुआ है। तो ये सरकार की मंशा साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि सारे पुराने झगड़े खत्म करके अभी जितना पैसा आ सकता है लेके पुराने केसेस को खत्म करना है। ये मोटे तौर के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज मैं कहूंगा, जब भी कोई बिजनेसमैन काम करता है तो प्राय आपने देखा होगा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, ये 3 नाम बड़े कॉमनली सुनने में आते हैं। लेकिन एक और बीच में चर्चा आपने पिछले कुछ 10-15 सालों में नाम सुना हो तो एलएलपी करके होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दिस इज द बेसिकली फ्यूजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। उन दोनों की कुछ कुछ बेनिफिट्स इसमें होते हैं, लेकिन जो हमारे मेनली कॉस्ट इनकर होती थी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की, वो कुछ हद तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिलती जुलती थी, यानी कि वो ज्यादा थी। तो इसको इक्वलेंट कर दिया गया है पार्टनरशिप से, तो दैट मींस वो खर्चे उस बिजनेस के कम हो जाएंगे। यानी कि अभी तक जो लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते थे वो लोग कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बनाने में जा सकते हैं ऑन मोर और लेस सेम कॉस्ट। उसका सबसे बड़ा फायदा बिजनेसमैन को ये होने वाला है कि उसको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बिजनेस में उसकी लायबिलिटी उसकी इक्विटी तक इन्वॉल्व है, उससे ज्यादा नहीं, उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आने वाली है। ये एक अच्छा कदम और कहूंगा। इसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर हमने देखा ही है कि अच्छी खासी चीजें आई हैं। 50% एसजीएसटी के रिम्बर्समेंट की बात भी उसमें आई है। इंडस्ट्री का जो स्टेटस देना, ये आपके प्रोग्राम पे कई बार सब लोगों ने डिस्कस किया, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के में भी रेट में अच्छा खासा फर्क आने वाला है। एक और लास्ट चीज जो मैं ऐड करूंगा, जो आपने कहा अहम घोषणाएं जो हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने देखा होगा रिप्स नाम से हमेशा कुछ ना कुछ नई इंसेंटिव प्रमोशन पॉलिसी आती रही है। 2004 आई, 2010 आई, 14 आई, 19 आई, 19 आई, 19 के बाद अब 2022 की बात हो रही है। अब आप एक देखिए, और हर बार मेरा कम से कम ऑब्जर्वेशन यही है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आते हैं। अब आज की डेट में अगर मान के चलो मैं 2019 में बेनिफिट ले चुका हूं और 2022 अब आ गई है, तो मुझे लगेगा अरे मेरे कुछ बेनिफिट्स छूट गए। तो यहां सीएम साहब ने जो घोषणा की है वो ये की है कि अगर कोई नई एमनेस्टी स्कीम नई रिप्स आती है, नई इंसेंटिव प्रमोशन पॉलिसी आ रही है, तो वो जो नोटिफाइड इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी वो नए वाले प्रावधान भी ऑप्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज जो कि अभी फेयर जो स्पीच में घोषणा की गई है, फेयर डॉक्यूमेंट से जब गो थ्रू होंगे तो एग्जैक्ट चीज पता लगेगी वो कौन कौन सी इंडस्ट्री ने या सारी इंडस्ट्री ने कितनी है। बट ये एक अच्छी घोषणा है वापस से, यानी कि प्रोग्रेसिव वन। बिल्कुल हमारे साथ दामोदर चौरानी जी। दामोदर, सबसे ज्यादा जो ध्यान लोगों का खींचा है वो बिजली पे बिल माफी पे छोड़ा है, ध्यान खींचा है। कितनी आकर्षक योजना है और ये कितना बोझ बढ़ने वाला है इसका सरकार का। क्या ये बहुत कितने % आबादी इसमें कवर हो जाएगी? ये 70-80% जो है कंज्यूमर कवर हो जाएंगे, घरेलू। और जो कृषि के लिए भी इन्होंने एक चीज बजट में दी है कि जो रात को बिजली देते हैं, अभी 13 जिलों में तो इन्होंने 2 शिफ्ट में कर दिया जो दिन के अंदर हो जाती है। 17 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर की रात को भी सप्लाई दी जाती है। तो अभी उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उनको भी दिन में सप्लाई मिले। पर ये घोषणा जो कर दी, तो इस घोषणा के लिए आवश्यकता जो है वो बहुत बड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मेरे को डाउट लगता है कि ये 1 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। क्योंकि पहले जो आ रहा था इस बजट के पहले, इसी काम के लिए 2-3 साल की बात आ रही थी। तो अगर ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो इन्होंने घरेलू को रिबेट देने की बात की है या सब्सिडी देने की बात की है, ये एक बड़ा नया, क्योंकि राजस्थान में इस चीज की डिमांड नहीं हुई थी। यूपी के अंदर इलेक्शन में हो रही है, पंजाब में हो रही है, और जगह हो रही है, पर राजस्थान की जनता तो ये कहती है टैरिफ आप सही कीजिए। टैरिफ आपकी ज्यादा है और टैरिफ ज्यादा के कारणों को अगर ये एड्रेस करते, पर वो बजट का पार्ट नहीं होता है। तो बजट में जो घोषणाएं की है वो काफी ठीक है, लोग इसका स्वागत करेंगे।
बाकी इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसकी कार्य प्रणाली को, उसकी स्किल को, इनके जो एक्सीडेंट्स है, इनको, इन सब चीजों पे बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये अगर ये ध्यान दे लेंगे तो इनकी इकोनॉमी काफी सुधर सकती है। ये जो टेलीकॉम कंपनी ने बिजली की लाइनों को काम में ले रखे हैं, उसके लिए रेट निर्धारित है। 15 के अंदर 2,000 रुपये पर पोल पर ईयर किया था। 10 वर्ष 8 साल बढ़ेगा, उसके हिसाब से भी 3,543 रुपये होते हैं पर पोल। और ये अगर पैसा पूरा वसूला जाए तो करीब 10,000 करोड़ रुपए साल के बनते हैं। अगर बिजली के क्षेत्र में इतना पैसा आ जाए तो ये काफी कुछ कर सकते हैं, रेट भी कम कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा सकते हैं। कई दफा कोयले की कमी की बात आती है, कोयले की कमी के पीछे वही आता है पैसा नहीं है, ये जनरेशन कंपनी को पैसा नहीं दे पाते हैं, कोल कंपनी को पैसा नहीं दे पा रहे। तो इनकी वित्तीय स्थिति सुधरना बहुत जरूरी है। और वित्तीय स्थिति सुधरने के लिए एक तो ये जो मैंने बता रहा है कि ये कम्युनिकेशन केबल से पैसा लिया जाए, एक इनको अपना राजस्व जो है ना वो करीब 6,000 करोड़ रुपए इनका राजस्व है तो बकाया में चल रहा है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए करीब सरकारी विभागों से है और करीब 16,000 करोड़ रुपए इनकी गवर्नमेंट की सब्सिडी बकाया है। इसके ऊपर लेते हैं इंटरेस्ट बैंक से और वो इंटरेस्ट डालते हैं कंज्यूमर पे, तो उसके कारण से वो टैरिफ बढ़ी हुई है। अगर ये सब चीजों का इंप्रूवमेंट हो जाए तो ना इनकी सब्सिडी की जरूरत है, अदरवाइज टैरिफ कम हो जाती है। तो सुधार बहुत जरूरी है कार्य प्रणाली में और उसके लिए चाहिए नियत। और हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये है कि नियत में बहुत कमी है। चरण जी, हमारे दर्शकों को आप बता पाए कि जिसका 100 तक बिजली का बिल है, मतलब 100 यूनिट तक, जिसका 300 यूनिट तक है, मैं आपको बताऊंगा, साठ आपको बताऊंगा, जिसका 300 के बाद है उसका बिजली का बिल कितना कम होने वाला है, कि मतलब कितने का फायदा मिलने वाला है उनको, अनुमान? देखिए आप देखिए, अगर मान लो किसी का 300 तक के है बिल तो 150 के ऊपर तो मिल गए उसको 3 रुपए का रिबेट सब्सिडी, तो 450 रुपए हो गए। फिर 150 से 200 के बीच में 50 यूनिट हुई, 50 यूनिट के ऊपर 2 रुपए की सब्सिडी होगी, तो 450 प्लस 50 500 हो गए। अब बाकी के जो 100 बची उसके ऊपर वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट देंगे, कितना देंगे वो अभी पता है। तो 500 600 के बीच में उसको अगर 300 यूनिट वाला है तो उसको फायदा हो जाएगा। अच्छा, तो काफी बड़ा फायदा है मेरे ख्याल से, चुनावी बजट माना फायदा बड़ा है। पर ये क्या है कि जैसे अभी इन्होंने टैरिफ दी थी रेट बढ़ाने की, 2020 से 2024 की इन्होंने मल्टी ईयर टैरिफ की रेट बढ़ाने के लिए टैरिफ पिटीशन दायर की थी। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि हम जो रेट तो नहीं बढ़ाएंगे पर फिक्स चार्ज बढ़ाएंगे। फिक्स चार्ज के मतलब रेट का खेल तो उन्होंने बढ़ाएंगे नहीं, और फिक्स चार्ज बढ़ाने का खेल चालू कर दिया। तो वो आगे भी ये अगर इस तरह का खेल करेंगे, अभी तो ये कर नहीं पाए क्योंकि हमने उसके लिए जो हाई कोर्ट के अंदर ये एक रिट लगा दी थी कि भाई आपके रेगुलेशन के अंदर फिक्स चार्जेस का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो आरईआरसी का रेगुलेशन है टैरिफ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं है। और मैंने इसके ऊपर किस आधार पे फिक्स चार्ज लिए जाते हैं? फिर नहीं है ही नहीं है, यही बात हमने हाई कोर्ट लिए जा रहा है ना, फिक्स चार्ज तो लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट में हमने यही प्रश्न पूछा इनसे, पहले हमने प्रश्न पूछा इनसे कि भाई आप किस आधार पर लेते हो, तो इन्होंने कहा आरईआरसी देती है इसलिए लेते हैं। हमने आरईआरसी को पूछा कि भाई आप क्यों देते हो इनको फिक्स चार्जेस, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इन्होंने उसके बाद के अंदर टैरिफ की पिटीशन लगा दी मल्टी के नाम पे, और उसमें फिक्स चार्ज बढ़ाने का था। तो मैंने उसके ऊपर एक हाई कोर्ट के अंदर वो लगा दी पिटीशन कि पहले बताओ तो हमें कि फिक्स चार्जेस किस बात के लेते हो, आपके रेगुलेशन में है नहीं ये बात। तो उसका कोई जवाब नहीं है, वो पेंडिंग पड़ी। चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल? उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट जसवंत नगर। पार्टियों को क्यों सताई मुस्लिम वोटर की खामोशी? भाजपा सर्वाधिक 6 बार जीती है।
जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा यह तो जनता तय करेगी। आधी आबादी किसको देगी सत्ता की चाबी? उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज को देखते देखते पहुंचे बरेली। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में क्या फिर खिलेगा कमल, या फिर पंजा दिखाएगा अपना कमाल? इन दिनों पंजाब में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। कौन बनेगा सत्ता का सुल्तान? देखिए चुनावी दंगल रोजाना पत्रिका टीवी पर। आप लोग बराबर माफी की मांगते रहे हैं कि फिक्स चार्ज होना नहीं चाहिए, माफ किए जाए कोविड के दौर के। देखिए बहुत बड़ी सूचना है। देखिए विद्युत विभाग द्वारा फिक्स चार्ज अभी लास्ट टाइम 185 से छोटे उद्योगों के ऊपर 185 से बढ़ाकर 270 रुपए कर दिए और मध्यम व छोटे उद्योगों पर 65 रुपए से बढ़ाकर, चिरानिया जी इस बात से सहमत होंगे, 65 से बढ़ाकर 110 रुपया कर दिया। इस तरह कम कंजम्पशन वाली यूनिट जो है, छोटी यूनिट है, इस पर यूनिट 4 से 7 रुपया का एक्स्ट्रा बर्डन खर्चा आता है। फिर इन्होंने, चिरानिया बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन फिक्स चार्ज बढ़ाने के कारण कम कंजप्शन जो इंडस्ट्री करती है उससे 4 से 7 रुपया प्रति यूनिट एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, जिसके कारण फिक्स चार्ज तो फैक्ट्री चले नहीं चले, यूनिट उठे नहीं उठे, उतना हमको देना पड़ेगा। तो हमने भी मांग करी थी मुख्यमंत्री से कि इसको फिक्स चार्ज को, क्योंकि ये RREC के आड़ में और फिक्स चार्ज बढ़ा देते कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यार। हमने भी केस फाइल किया, हमने लड़ा भी, लेकिन अब वही। इसके अलावा 40 पैसा अरुण जी चिराने जी कर रहे हैं कि फिक्स चार्ज लीगल नहीं है, फिक्स चार्ज ही इलीगल है। वो RREC का आड़ ले लेते हैं। इसके अलावा 40 पैसा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेते हैं, 10 पैसा वाटर सेल्स भी लेते हैं बिजली बिल में। ये क्यों लेते हैं? सोमानी जी हाँ जी, आप बिजली के मुद्दों को गंभीरता से उठाते रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि फिक्स चार्ज के बारे में आपने कुछ क्या सरकार का रुख रहा है और क्या आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, फिक्स चार्ज के अंदर हमने हमेशा सरकार को बोला है, जब कोविड के टाइम पे, जब फर्स्ट कोविड में था तब कारखाने बंद थे, तब भी हमने पुरजोर तरह से बोला कि इंडस्ट्री बंद है तो कम से कम एटलीस्ट आप हमारा फिक्स चार्ज तो छोड़िए, और कुछ नहीं तो मिनिमम चार्ज तो। फिर भी लाखों रुपए के बिल फिक्स चार्ज के नाम से, जिनका बिजली का कंजप्शन 100 रुपए नहीं था, उन्होंने 25-25 लाख रुपए फिक्स चार्ज के जमा कराए यूनिटों ने। हमने पुरजोर तरह से बोला कि जब इंडस्ट्री चली नहीं तो फिक्स चार्ज किसका दे, लेकिन वो भी उसका कुछ हुआ नहीं। जब ये रेट बढ़ाई थी पिछली बार भी, तब उन्होंने इधर घोषणा करी, हमने हाथों हाथ बोला, हमने पिटीशन लगाई, तब भी उन्होंने नहीं किया। हमने बोला कि साहब सोलर के अंदर जो है, आज हमारे पास अगर सोलर में 4 महीने या अभी भी आज जिसके पास भी सोलर लग रहे हैं और किसी वजह से वो सोलर की कुछ बिजली को 30 तारीख तक काम नहीं लेता है, तो वो सरकार को प्री इंडस्ट्री की तरफ चले जाती है, उसका इंडस्ट्री को कोई पैसा नहीं मिलता। जब भी कभी लॉकडाउन हो, मेंटेनेंस के लिए बंद हो या सोलर के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सोलर में अगर हमने 30 तारीख तक वो काम में नहीं लिया तो वो सारा पैसा जीरो 1 तारीख से, अगर आप अगले महीने आपने ज्यादा बिजली काम में ली है तो आपसे पैसा लेंगे। पीछे सोलर को भी प्रॉब्लम में कर दिया था, नेट मीटरिंग और क्रॉस मीटरिंग को लेके उन्होंने कहा कि हम लेंगे तो 1.5-2 रुपए से और आपको देंगे हम 8 रुपए से, नेट मीटरिंग नहीं करेंगे। तब हमने हाथों हाथ ये सेंटर तक, हमने RK सिंह जी तक, रामचरण जी बोरा के साथ में ये बात उठाई, तब जाके इसमें कोई एक्शन हुआ। तो इस तरह से ये हमारा तो ये कहना था कि जब CM साहब कृषि बजट अलग से दे रहे हैं तो एक कंपनी अलग बना देना कृषि के लिए, उनको जितनी फ्री बिजली बांटनी है बांटे, सोलर लगाए फ्री बिजली बांटे, उसका लोड इंडस्ट्री पे क्यों डालते हैं? चाहे फिक्स चार्ज बढ़ा के डाले, चाहे दूसरे सेस लगा के डाले, चाहे रेट बढ़ा के डाले। आपको पता होना चाहिए आज के तारीख में राजस्थान में इंडस्ट्री इसलिए नहीं पनप रही है क्योंकि राजस्थान में आज सबसे महंगी बिजली है, और इतनी महंगी बिजली है राजस्थान में कि यहाँ बाहर के प्रोडक्ट, छत्तीसगढ़ और रायपुर के प्रोजेक्ट, वहां का लोहा आके यहाँ बिक रहा है और यहाँ का लोहा यहाँ नहीं बिक रहा है। तो एक तरफ तो फिक्स चार्जेस बढ़ा रहे हो, एक तरफ आप सोलर का डिफेंस का पैसा भी नहीं देते हो,
दूसरी तरफ आप 500 मेगावाट से ऊपर लगाओगे तो उस पर ग्रॉस मीटरिंग लागू कर दी है। तो ये जो नीति है, अगर आपको फ्री बिजली देनी है तो आप कृषि को बिजली दो बेशक, लेकिन उसकी कंपनी अलग बना दो। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के सारे छोड़ दो। इंडस्ट्री की बिजली इंडस्ट्री के लिए जिस रेट से हो, ओपन एक्सेस से बिजली खरीदते थी इंडस्ट्री, उस पे भी चार्जेस लगा दिए। ओपन एक्सेस पे चार्जेस इतने लगा दिए कि आज की तारीख में ओपन एक्सेस से बिजली लेना ही खत्म हो चुका है राजस्थान जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चराना जी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि फिक्स चार्ज पे ही सवाल उठा रहे हैं, वो फिक्स चार्ज का कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है। नहीं, देखिए फिक्स चार्ज का प्रावधान नहीं है तो किराना जी तो अच्छी तरह समझते हैं, कहीं ना कहीं जब से बिजली का काम लगा है तब से फिक्स चार्जेज के रूप में, जब मैंने 35 साल पहले बिजनेस में आया था तब भी उस समय भी फिक्स चार्जेज के रूप में 30 रुपए 40 रुपए की रेट थी पर किलो। संक्षेप में हमारे समय को बचा है। मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ कि पहले होता था मीटर रेंट और सर्विस चार्जेस। 2001 के अंदर जो है इनको मिक्स करके और ये किया गया फिक्स चार्जर के नाम पे। जो इनके टैरिफ रेगुलेशन बने हुए हैं RERC के, वो टैरिफ रेगुलेशन के अंदर फिक्स चार्जेस का कोई प्रावधान नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए। केवल फिक्स चार्जेस का प्रावधान है जनरेशन कंपनी के लिए। और यही प्रश्न मैंने जो हाई कोर्ट में उठाया उसका जवाब नहीं मिला। ना एक सबसे बड़ी जो गेम चेंजर बता रहे हैं कृषि में, कृषक साथी को 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। ये क्या है पूरा मामला, संक्षेप में बताएं और कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को आप? देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने तो जितनी मांगी थी उससे ज्यादा कुछ दिया है इस बजट में। अब देखिए कि जैविक खेती के लिए अभी स्थिति, मांगे आपकी 2 मांगे गिना दी जो आपकी पूरी नहीं हुई। एक तो आपने चाहे थी सरसों प्रदेश बनना था, दूसरी आड़त बढ़ाने की घोषणा थी, दोनों पूरी नहीं हुई। नहीं, आड़त के लिए देखिए, सुनिए, आड़त का मसला अलग है और वो बहुत जल्दी हल होने वाला है। उसमें कोई, हमें पता है उसका, वो हल होने वाला है, इसलिए कोई ज्यादा बात नहीं है इस पर। अच्छा, हाँ। तो अब दूसरी बात यह है कि जैविक खेती के लिए आज स्थिति यह है कि हमारे जितने भी मसाले हैं उनकी सबकी डिमांड फॉरेन में इतनी जबरदस्त हो गई कि जैविक मसाले चाहिए हमको। बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने जैविक खेती के लिए एक बड़ा एरिया दे दिया और जो बाहर मसाले जाएंगे या बाहर चीजें जाएंगी उनके लिए लैब स्टेब्लिश कर दी की घोषणा कर दी। तो एक बात, ये बहुत बड़ी बात हुई। मैंने जैसे आपको बताया कि उर्वरक खेती के लिए इन्होंने सरसों की फसल हो, मूंग की फसल हो, मोट की फसल हो, उनके लिए सब बढ़िया व्यवस्थाएं कर दी हैं। इसमें मिशन अलग से कर दिया है। ऐसे ही अगर मान लो बीजों की बात करें तो बीज में भी इन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था की है कि सब तरह से बीजों के लिए एक अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे और अनुसंधान केंद्र के साथ साथ बीजों की व्यवस्था में ये किया जाएगा कि कहाँ कौन सी जलवायु के साथ में, कौन से फसल के साथ में और कौन सी वहाँ का पानी है, भूमि है, उसके अनुसार हमारे बीजों की डिमांड पूरी होगी। हमारे पास समय कम है। एक तो कृषक साथी योजना है जिसको उसकी राशि बढ़ाकर 2000 से 5000 कर दी गई। दूसरी कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। 5, मेरे ख्याल से 5, अगर मैं सही हूँ तो इन चीजों से आपको लग रहा है कि क्या ये बड़ी घोषणा है और कितने नंबर लगेंगे बजट को पूरा? निश्चित रूप से बड़ी घोषणा है, निश्चित रूप से। और जहाँ तक नंबर की बात कर रहे हो तो मैं तो 10 में से 11 नंबर दूंगा। 10 में से 11 नंबर। मुझे याद है बाबूलाल जी, जब केंद्र का बजट आया था तो आपने कहा था कि मैं नंबर देने में विश्वास नहीं करता। अब आप नंबर दे रहे हैं, नोट करने की बात है, आप फोर्स डाल रहे हो इसलिए, क्योंकि 11 नंबर कोई होता ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया है। चलिए जी, अरुण जी आपकी नजर में सबसे बड़ी घोषणा क्या रही और आप कितने नंबर देंगे बजट को? देखिए, बजट का नंबर तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि जो टैरिफ की बात हो रही है उसमें अस्पतालों की वेदना को भी सुनना चाहिए सरकार को। मेरे सामने मेरे अस्पताल का बिल है, 100 बेड के अस्पताल का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें एनर्जी के चार्जेस है 3,58,000, उसके बाद फिक्स चार्जेस है 40,500, फ्यूल सरचार्ज है 9,202। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में फ्यूल सरचार्ज नहीं होने चाहिए, प्रोडक्शन कंपनी में जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 16,188, वाटर कंजर्वेशन सेस है 4,000, उसके बाद लगता है अर्बन सेस 6,000,
अभी अर्बन सेस और वाटर कंजर्वेशन सेस का बिजली के बिल में क्या लेना देना है, उसके बाद इसमें सीटीपीटी मीटर रेंट लगता है, वो एक वाजिब बात है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार की मदें ये जबरदस्ती कंज्यूमर के ऊपर जोड़ी जा रही हैं, और इसमें अस्पतालों पर ऊपर सबसे ज्यादा मार है, और ये भार अस्पतालों में नहीं पड़ता है, मरीजों पे पड़ता है। तो अगर इनको दरों को कम किया जाए तो अस्पताल मरीजों से ही लेगा ना, वो कहाँ से भरेगा? कितने नंबर देंगे बजट को, कितने नंबर देंगे? बजट को नंबर तो मैं साहब 6 दूंगा, क्योंकि कई सारी चीजें हमारी मान ली और बिल्कुल कुछ नहीं मानी है, इसलिए 6 नंबर ही दूंगा सर मैं। जतिन जी, सेस के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो हमारे शारदा डॉक्टर शारदा और चरानिया जी भी फिक्स चार्ज का पूरा मुद्दा ही जो ना संदिग्ध बता रहे हैं, आप लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी सर इस मुद्दे पे? नहीं, हमारी नजर है, हमने ये बात उठाई है कि जो लोकल बॉडीज आपकी दूसरी बनी हुई है, तो आप एक टैक्स में दूसरा टैक्स जोड़ के क्यों ले रहे हो? वो मजे की बात है। कई बार उठाया है कि भाई आप बिल ले रहे हो बिजली का और जोड़ रहे हो पानी का सेस। गलत था, लेकिन अब क्या है कि सरकार में कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी हट सकता है। और चिरानिया जी का जो मुद्दा है वो बात सही है, उसको एग्जामिन एक बार वापस से हम कोशिश करते हैं। अभी बात हम उठाएंगे आपके मन से भी। जी कितने नंबर देंगे आप? नहीं, 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि 2-3 हमारी मांग नहीं मानी, बाकी हमारी मांगे मानी है। उन्होंने वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। इसके अलावा जो हमारी फ्री होल्ड जमीन का था कि रिको को फ्री होल्ड जमीन कर देनी चाहिए, हमारा वो काम नहीं हुआ। और एक हमारा ये था कि ये हॉस्पिटल्स वाला जो मैंने बताया था, ये था हॉस्पिटल और एम्बुलेंस वाला, हमारा वो हुआ नहीं, इसलिए। और एलपीजी के लिए हमने बोला था कि गैस लाइन की ऑल्टरनेटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, जिसपे एलपीजी में वर्क हो, कि महंगी बिजली हमें नहीं लेनी पड़े। तो 10 में से 8 नंबर देता हूं, और ये 3-4 काम भी हमारे होंगे, आगे कोशिश करेंगे। चलिए, एक मुद्दा आपका यूनिटेक्स का भी पूरा नहीं हुआ है, आपने बताया था। जी अरुण जी। हाँ, एक अभी आप जो यूनिटेक्स बोले, वो हमारे यूनिटेक्स का मैं पुनः मांग कर रहा हूँ आपके, और एक फायर एनओसी का नोटिस जो आ रहा था अभी, उसको भी रुकवाने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान है। 10 में 9 नंबर दूंगा मैं। 10 में से 9 नंबर, क्या बात है। बजट जो है ना धुआंधार बजट। जतिन जी, आप नंबर देना चाहेंगे? और नंबर 1, आपने सेस के बारे में जो बात कर रहे थे हमारे शारदा जी, सेस के बारे में, मैं टैक्स प्रावधानों के बारे में जरूर नंबर दे सकता हूं। कि मैं ये कहूंगा कि जो अवेलेबल सर्कम है 10 में से 9 नंबर देता हूं मैं, बाकी पूरे बजट के ऊपर मैं कभी कोई नंबर नहीं दूंगा। चलिए, चरानिया जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 8 नंबर दे देता हूँ। चलिए, जो है आलोचना होते हुए भी काफी अच्छा बजट सराहना की जा रही है, और 10 में से 11 नंबर देने की भी बात की जा रही है। तो उम्मीद करना चाहिए कि इस तरह की परफॉर्मेंस भी जमीन पे दिखे, तभी इस बजट की सार्थकता है। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथ कड़ी। नमस्कार।